नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजे के। ये इस साल के आखिरी बड़े चुनाव थे। जो एक बड़ा चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव का, उसके बाद 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन सबकी नज़र थी महाराष्ट्र विधानसभा पर कि वहाँ पर क्या होता है, कि क्या जो एडवांटेज कांग्रेस लेड अलायंस को मिला था लोकसभा चुनाव में, उन्होंने ज़्यादा सीटें जीती थी, तो वो क्या अपना परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएंगे विधानसभा में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वहीं झारखंड में इंडिया अलायंस ने बाजी मार ली है, वापस से अपनी सरकार बना ली है। तो इन नतीजों का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है इंडियन एक्सप्रेस की कंट्रीब्यूटिंग एडिटर और जानी मानी पत्रकार लेखक नीरजा चौधरी जी। नीरजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो नीरजा जी, जो महाराष्ट्र के नतीजे खास करके आए हैं, तो एक तरह से ही मैंने जैसे कहा कि ये आखिरी बड़ा चुनाव था इस साल का। तो लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को जवाब दे पा रहे हैं या उनकी टक्कर में खड़े हो पा रहे हैं। भले ही वो बहुमत नहीं मिला, लेकिन जो 99 सीटें आई थी। लेकिन जो हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए, अब महाराष्ट्र के आए, तो वापस ऐसी बात कही जा रही है कि कांग्रेस बीजेपी से टक्कर नहीं ले पा रही है। और इसका असर आप कैसे देखती है, ये जो बैटल एक बन रही थी राहुल वर्सेस मोदी की? देखिए, ये बात सही है। जबकि आंकड़े आए और भाजपा को 240 सीटें मिली, जो मेजॉरिटी से कम थी, तो लगा कि लोगों ने इस सिलेक्शन में भाजपा पे अंकुश लगा दिया है। वो चाहते हैं भाजपा रूल करे, वो चाहते हैं नरेंद्र मोदी रूल करें, लेकिन एक अंकुश लगा के लब्बो लबाव, जैसे मैंने रीड किया लोकसभा इलेक्शन का, वो था। अब उससे कांग्रेस को बहुत उसका मनोबल बढ़ा, क्योंकि उनकी 99 सीट्स आई थी, मतलब तकरीबन डबल कर दिया था उन्होंने अपना आंकड़ा। और राहुल गांधी ने तो पार्लियामेंट में जिस तरह से वो बोले थे कि वो उनकी मंशा थी कि वो अब भाजपा को आड़े हाथ लेंगे और कॉन्स्टेंटली वो करेंगे, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, पुट द गवर्नमेंट ऑन द मैट। तो ये सारा जो माहौल बना था उन दिनों का, तुरंत इलेक्शन के बाद का, वो था। फिर आए हरियाणा के चुनाव, जिसमें बहुत अनएक्सपेक्टेडली कांग्रेस हार गई। जो लोग जमीन पे गए थे उनको लगा कि परिवर्तन की बात हो रही थी, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अलग आए। और ऐसा फिर जो कि विश्लेषण हुआ वो ये था कि जाट वर्सेस नॉन जाट कंसोलिडेशन हो गया, कि जाट वापस पावर में आएगा। तो कहीं मैंने जो आवाजें सुनी दलितों से भी, वो ये था कि जाट शाही वापस आएगी, हमारे सिर पे बैठ जाएंगे, इस तरह का भय कई कम्युनिटीज में, खासकर दलितों और कुछ ओबीसी में था। अब उससे क्या ये कंसोलिडेशन हुआ, वो अपनी जगह है। हरियाणा से कांग्रेस का मनोबल मुझे लगता है काफी अफेक्ट हुआ। और उसके बाद महाराष्ट्र तो सबसे अहम चुनाव माना जा रहा था। झारखंड अपनी जगह अहम है, लेकिन महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है देश का, 48 सीट से 48 सीट लोकसभा को भेजता है उत्तर प्रदेश के बाद। और उसके अलावा फाइनेंशियल हब है, फाइनेंशियल कैपिटल है, पैसा वहां से आता है, पैसे का जेनरेशन वहां से होता है, फाइनेंस वर्ल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इंडस्ट्रियल सेंटर। और दुनिया की जो एमएनसीज हैं, ये सब वहां केंद्रित हैं। तो उससे अहमियत रखता था महाराष्ट्र, उस वजह से भी दोनों साइड्स के लिए। अब एमवीए, महाविकास आघाड़ी, ऑपोजिशन का जो ग्रुपिंग है, वो उसने लोकसभा इलेक्शन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और एक कारण वो भी था कि भाजपा की मेजॉरिटी नहीं आई थी लोकसभा इलेक्शन में। 30 सीटें उसने हासिल की थी 48 सीट्स में, 48 सीटों में। तो कहानी वहां से शुरू हुई थी महाराष्ट्र की। लेकिन बहुत जल्दी ही महायुति, जो कि रूलिंग ग्रुप का था, भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, जो कि
पेरेंट बॉडी से टूट के आई थी और शामिल हुई थी एनडीए में, उसको महायुति जो हम कहते हैं। तो महायुति ने बहुत जल्दी कोर्स करेक्शन किया और उन्होंने मेन उनका जो फोकस था वो सोशल वेलफेयरिज्म पे था। और उन्होंने भरपाई जो की है ना वो लड़की बहन योजना के तहत की, और भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स थी लड़कों के लिए भी ही थी, जिस उन्होंने सिर्फ उसको अनाउंस नहीं किया, उन 3-4 महीने में ऑपरेशनलाइज कर दिया कि हर महिला के हाथ में 1500 रुपए पर महीना पहुंच गया। और जब हम कैंपेन में हमने देखा था ये, मुझे तो एक महिला नहीं मिली थी जिसके पास 7,500 रुपए नहीं पहुंचे थे। अब ये रैंडम था, इत्तेफाक था, मतलब गांवों में बातचीत, जो लोग महिलाएं आई थी पॉलिटिकल पार्टीज की रैलीज में, उनसे बात करके मैं मराठवाड़ा में गई थी। तो कहीं ना कहीं जो बात करके पता लगा कि रूलिंग ग्रुप ने बहुत एफिशिएंटली, और मंत्रालय के लोग तो कहते थे हमारी जान ही निकाल दी इस स्कीम को ऑपरेशनलाइज करने में। तो और पूरा आईसीडीएस का सिस्टम इसमें उतर गया, और जो आंगनवाड़ी वर्कर, सुपरवाइजर, सीडीपीओ, सारी फॉर्म्स भरवाना महिलाओं द्वारा, खैर उनके हाथ में पैसा पहुंचा और ये गेम चेंजर साबित हुआ। तो महाराष्ट्र में एक और गेम चेंजर जिसका अब हमें आभास हो रहा है लोगों से बातचीत करके, जो जैसे कि आप रिकॉल करते हैं ना कॉन्वर्सेशंस को, तो वो ये भी था कि मराठा एक फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर उभरा था लोकसभा चुनावों में भी, और इस बार भी मनोज झरांगे पाटिल ने रिजर्वेशन के लिए अपनी जो मांग थी मराठा के लिए, वो एजिटेशन जारी रखा था और एक फैक्टर बन गया था। तो उससे नॉन मराठा कंसोलिडेशन भी हुआ है। उसमें ओबीसीज तो वैसे ही भाजपा की तरफ गए हैं, और कुछ शायद दलित भी टूटा है, और मराठा माना जा रहा है टूटा है। उसकी वजह है जो कि बात हुई बटेंगे कटेंगे, ये इसका भी कुछ असर हुआ है। तो कुल मिला के जो कहानी थी लोकसभा की, वो कहानी डाइल्यूट हो गई। वो कहानी क्या थी? मराठा मुस्लिम दलित का कॉम्बिनेशन, जो हमेशा से, जिसकी वजह से कांग्रेस जीती पास्ट में, और एनसीपी भी जीतती थी पास्ट में, और लोकसभा में भी जीती एमवीए, वो डाइल्यूट हो गया असेंबली इलेक्शन में। उसमें 2-3 कारण थे। लड़की बहन योजना तो बहुत बड़ा कारण था जिससे महिलाएं काफी एक्साइटेड थी, और ये एक टेम्पलेट बनेगा भविष्य के लिए हर स्टेट में। मुझे लगता है हर पार्टी इसको अडॉप्ट करेगी, और कांग्रेस ने तो बीच में अनाउंस कर दिया था हम 3,000 रुपए देंगे महिलाओं को अगर हम पावर में आते हैं। ये तो निर्या जी आप सही कह रही हैं कि कांग्रेस ने वो 1,500 को 3,000 बनाने का वादा किया था, लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ था कि जब महिलाओं के हाथ में जो पैसे आ रहे थे वो भले ही कम आ रहे थे, वो 1,500 आए थे, लेकिन आ रहे थे, उनको एश्योरेंस था कि भाई ये पैसे आगे भी आते रहेंगे। तो शायद वो 1,500 का के सामने आपने 3,000 का जब प्रॉमिस किया वो शायद चला नहीं। एक और बात आपने जो कही एंटी मराठा कंसोलिडेशन की, तो एक बात जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं गया नीरजा जी, वो ये था कि जो दलितों के लिए भी सब क्लासिफिकेशन पर काफ़ी काम किया, और जो एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने आखिरी दिनों में एक कमेटी बनाई थी कि जो रिजर्वेशन है एससी वाला, उसमें भी सब क्लासिफिकेशन किया जाए। तो वहां पर भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का एक मुश्त वोट था उसमें सेंध लगाने की कोशिश की थी। तो आगे बढ़ते हुए मैं अब नीरजा जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि शरद पवार का अब क्या भविष्य है? देखिए, शरद पवार एक सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं महाराष्ट्र के। आज एमवीए के तो हैं ही, पर महाराष्ट्र में भी उनको माना जाता है, इतना अनुभव है, आधी सेंचुरी का उनको, और काफी खूबी से लड़े वो। लोकसभा में भी लड़े क्योंकि 84 इयर्स हैं, कैंसर हो चुका है, मतलब मदद से चल पाते हैं। जब डायस पे जाना पड़ता तो उनको मदद करनी पड़ती है, फिर भी लगे रहे सुबह से रात से, तो हमने देखा उनको एक्शन में। तो अब उनके लिए तो बहुत बड़ा झटका है ये एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर में, कि एनसीपी टूटी नहीं, एनसीपी सिंबल ले गई, नाम ले गई अजीत पवार का जो ग्रुप है,
और अब इस तरह की हार हुई असेंबली इलेक्शंस में। शरद पवार इतनी जल्दी तो गिव अप नहीं करेंगे। इस समय उनके ऑप्शंस बहुत कम हैं, स्वास्थ्य भी उतना ठीक नहीं है, लेकिन क्या वो अगला कदम खेलेंगे वो देखने लायक चीज होगी। मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी गिव अप करने वाले हैं। लोकसभा इलेक्शंस के दौरान मैंने उनसे इंटरव्यू किया था एक कैंपेन के दौरान। तो सतारा में मीटिंग के बाद मैंने उनको पकड़ा था। तो उन्होंने कहा था मुझे कि आगे जाके आगे साल डेढ़ में रीजनल पार्टीज कई सोचेंगी इस बारे में कि हम अपनी आइडेंटिटी मर्ज कर दें कांग्रेस के अंदर, ताकि एक विकल्प मजबूत हो भाजपा के खिलाफ। और उन्होंने कहा, मैंने पूछा उनकी पार्टी के बारे में, तो उन्होंने कहा मेरी पार्टी भी मैंने अभी विचार विमर्श नहीं किया है अपने कॉलीग से, लेकिन मैं करने जा रहा हूं। तो क्या ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं शरद पवार कि कांग्रेस में अपनी एनसीपी का विलय कर दें, क्योंकि उनकी एनसीपी काफी कमजोर हो चुकी है और आइडियोलॉजिकली उन्होंने कई बार बीजेपी से को सपोर्ट करने की तो बात अंदर खाने हुई थी। जी 14 में भी हुई, 17 में भी हुई, 19 में तो अजीत पवार दूसरी साइड चले गए और 2 दिन में वापस भी आ गए। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जी तो क्यों गए, क्यों आए? शरद पवार की मर्जी से गए और उनकी मर्जी से आए, ये मतलब, और फिर एमबीए का गठन हुआ। जी तो लेकिन ओपनली शरद पवार ने कभी भाजपा से हाथ नहीं मिलाया, मतलब ज्वाइन नहीं किया उस साइड में जी सो फार। तो अब वो क्या करेंगे? क्या उनकी छोटी सी पार्टी, उनकी बेटी है और लोग हैं जो लॉयल उनके साथ हैं, तो क्या उनके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा? क्या वो कांग्रेस में अपने आप को विलय करेंगे, कांग्रेस चाहेगी उनको, या दूसरी साइड में उनके कई लोग जा सकते हैं, क्योंकि अब तो पावर उस साइड क्लियरली है और जी 5 साल वो सरकार चलने वाली है महायुति की। तो शरद पवार के लिए बहुत ही डिफिकल्ट चॉइसेस हैं एट द एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर। पर मैं नहीं मानती वो चुपचाप बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो जी करेंगे। देखिए, आपके इंटरव्यू की काफ़ी चर्चा भी हुई थी कि वो जब डिनाई भी कुछ हद तक उन्होंने किया कि नहीं नहीं अभी हम कोई विलय नहीं करने वाले हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान ये बात उठी थी और आप सही कह रही कि अब वो देखने वाली बात थी शरद पवार वो ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं। यानी कि एनसीपी के पास 8 सांसद लोकसभा में चुन के गए हैं, तो क्या वो कांग्रेस में अपना विलय करते हैं? तो उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल मेरा नीरजा जी ये है कि उद्धव ठाकरे अब क्या करेंगे? क्योंकि देखिए अब असली नकली, जैसे एनसीपी का एक तरह से फैसला हो गया, वैसे ही असली नकली शिवसेना, मतलब एक सिर्फ लीगेसी है ठाकरे नाम की उद्धव ठाकरे के पास, लेकिन उनके पास नंबर नहीं है। तो उद्धव ठाकरे का क्या होगा? क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक ही मराठी पार्टी हो सकती है। जैसे राज ठाकरे ने एक मराठी पार्टी बनाई, लेकिन वो चली नहीं क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी ओरिजिनल थी। तो अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के मुकाबले में उद्धव ठाकरे का क्या भविष्य है? देखिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी देखनी कि देख, एकनाथ शिंदे भी उभर के आए हैं। वो महायुति की पॉलिटिक्स का फायदा मिला और सोशल वेलफेयरिज्म का, और एकनाथ शिंदे को महिलाएं नाम से श्रेय देती थी लाड़की बहन योजना का, कि हमारे भाई ने हमें ये दिया है हाथ में और वो आगे जाके उसको कंटिन्यू करेंगे। जिन महिलाओं से मैंने बात की है, उन्होंने महायुति की बात नहीं की थी, वो तो शिंदे की बात कहती थी कि हमारे भाई ने ये किया है। तो शिंदे ने बहुत खूबी से, जिस तरह से वो उभरे हैं, बहुत खूबी से उभरे हैं, क्योंकि जब वो उन्होंने पार्टी तोड़ी थी और चीफ मिनिस्टर उनको बनाया गया, बहुत लोग उनका नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन जिस तरह से वो लड़के ऊपर उभरे हैं ना, तो साम दाम दंड भेद लड़ाई, और एक, जैसे मैं कहती हूँ ना, अंग्रेजी में बोलते हैं फायर इन द बेली, वो उन्होंने जाहिर की है। तो अब उनके हाथ में पत्ते ज्यादा नहीं रहे हैं, क्योंकि और अभी तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे देवेंद्र फडणवीस के अंडर, अजीत पवार के साथ। तो वो चाहते तो सीएम बनना थे। उन्होंने कहा कि लीड तो मैंने किया है, लेकिन खैर
शिंदे ले गए हैं मेजर पार्ट ऑफ द शिवसेना, और उद्धव के पास एमएलएस भी नहीं है, और जैसे कि हर एरिया में वोटिंग हुई है, उससे लगता है कि उनको काफी झटका मिला है। लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ भी चीजें ऐसा नहीं कि स्टैटिक होती हैं, कि बदलती नहीं है। तो मान लीजिए शिंदे अभी ज्वाइन कर रहे हैं सरकार में, लेकिन बहुत खुश होके नहीं ज्वाइन कर रहे हैं कि डेप्यूटी सीएम बनना पड़ेगा, और उनको होम होम डिपार्टमेंट भी ऐसा कहा जा रहा है नहीं देने की बात है, वो बीजेपी रखेगी अपने साथ। तो आगे की पॉलिटिक्स में क्या रीअलाइनमेंट्स होते हैं, और एक चीज हमें याद रखनी होगी, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण नेता है जो कि लीड करेंगे। मराठा फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। और अ, मनोज झरांगे पाटिल, जो फडणवीस और भाजपा का विरोध कर रहे थे, जो कोटा एक्टिविस्ट हैं, मराठा कोटा एक्टिविस्ट, वो शिंदे के प्रति और अजीत पवार के प्रति सॉफ्ट रहे हैं। तो आगे क्या रीअलाइनमेंट्स होती हैं? मान लीजिए शिंदे का ग्रुप नाखुश होता है, मान लीजिए भाजपा की जो 132 सीटें हैं, 4 अगर आप इंडिपेंडेंस भी जोड़ लीजिए, तो मेजॉरिटी फिगर से थोड़ा ही पीछे है ना, और पार्टियों को तोड़ते हैं, वो मेजॉरिटी हासिल करते हैं। तो क्या इन अलायंस के अंदर क्या होगा? क्या वो कंटिन्यू करेंगे उस महायुति अलायंस में, या रीअलाइनमेंट्स में? बहुत आगे, बहुत स्पेक्युलेटिव बात कर रही हूँ इस समय जी। लेकिन आगे की रीअलाइनमेंट्स हमेशा संभव हो सकती है, अब आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। तो क्या उद्धव ठाकरे उस दिन का इंतजार करेंगे कि वो एक पोल जो है मराठा पॉलिटिक्स को क्या वो परस्यू करेंगे, और मराठी पॉलिटिक्स, महाराष्ट्रियन अस्मिता जो है, मराठी अस्मिता, जो सब नेशनलिज्म माना जाता है महाराष्ट्र में, वो भी एक इश्यू रहा है, एक लहर रही है, एक अंडर करंट रहा है ओवर द डेकेड्स। तो हिंदुत्व प्लस ये सब नेशनलिज्म शिवसेना के पीछे रहा है। तो ये सब चीजें आगे की चीजें हैं। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन कि उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, आई थिंक ही विल बाइड हिज टाइम। क्या आज की स्थिति में राज ठाकरे क्या करेंगे? वो भी बुरी तरह पिटे हैं। क्या ये संभव है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हाथ मिला सकते हैं? फिलहाल राज ठाकरे की पॉलिटिक्स हाल में जो असेंबली में रही है, वो देवेंद्र फडणवीस को मदद करने की रही थी। नहीं, ये सवाल तो बना ही हुआ है नीरजा जी कि क्या दोनों ठाकरे भाई जो है वो साथ में आएंगे, क्योंकि जो पार्टी की टूट हुई उसका उद्धव ठाकरे को तो फायदा मिला 2014 में, 2019 में, और बल्कि इस लोकसभा चुनाव में भी। लेकिन राज ठाकरे को पार्टी बना के लगभग 16-17 साल हो गए हैं, लेकिन उनके हाथ में सत्ता तो कम से कम नहीं ही आई है, बल्कि उनका प्रभाव अब कम होता चला गया है। मैं एक और सवाल जानना चाहता था, का जवाब चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो रिएक्शन है वो बड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष का ये कहना कि ईवीएम को बंद करो और बैलेट पेपर से मतदान करो, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ईवीएम पर इतनी बार कोर्ट में मामला जा चुका है, इतनी बार फैसला हो चुका है, कांग्रेस ने इसको इंट्रोड्यूस किया, और अब कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से मतदान करो। तो ये क्या मतलब कांग्रेस मान नहीं रही है इस वर्डिक्ट को कि प्रॉब्लम कहीं और है और वो दोष कहीं और दे रहे हैं? देखिए, सब कई लोग मानते थे कि महायुति आगे जा सकती है, क्योंकि ग्राउंड पे ये दिख रहा था कि महायुति जीत भी सकती है, टक्कर तो हर कोई मान रहा था। लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी ये तो ना महायुति के नेता को आभास था, और उनसे प्राइवेटली बात करिए तो वो एडमिट करते हैं, और ना ही एमवीए को आभास था। तो जो बड़ी जीत है उसके कारण ये कैसे हो गया, ये सब कैसे हो गया, उसमें एक शक जो कि कई लोगों को है एमवीए के अंदर, जो उन्होंने जाहिर भी किया है, उसमें शरद पवार भी शामिल हैं, कि इस रीलुक होना चाहिए ईवीएम के सवाल पे। अब कमजोरी ऑपोजिशन की ये है कि वो ईवीएम का सवाल तब उठाते हैं जब वो हारते हैं, वो तब नहीं उठाते जब वो जीतते हैं। ना
इस चीज को अगर देखना है, इलेक्शन रिजल्ट से डीलिंक करके देखना होगा। और ये बात भी सही है कि अगर आप पिछले सालों में 5 साल पहले इतना ये नहीं था, लेकिन हाल के चुनावों में मैं भी जब गई हूं तो गांव के लेवल पे भी कई लोगों ने कहा है हमने तो इस तरह से वोट दिया है, लेकिन और हम तो इस तरह से वोट देंगे लेकिन अगर ईवीएम ठीक ठाक रहे तो एक शक सा जैसे होता है ना, वो लोगों के मन में, फॉरगेट पॉलिटिकल पार्टी, आम लोगों के मन में, कई लोगों के मन में एक सवाल पैदा कर दिया है उसने। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को और जो हमारे और इंस्टीट्यूशंस हैं, एक नेशनल डिबेट इस चीज पे होना चाहिए कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए अनुभव क्या रहा है। बैलेट बॉक्सेस का भी कोई ग्रेट अनुभव नहीं था, बैलेट बॉक्सेस ही लूटे जाते थे। इसी वजह से हमने ईवीएम की तरफ हम लोग ईवीएम्स को अडॉप्ट किया, लेकिन दुनिया भर में कई देशों का अनुभव अलग रहा है, वो वापस गए हैं बैलेट पेपर पे। तो इस चीज को लेके कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बेहतर सिस्टम क्या होगा, उसमें क्या आप मिश्रण करेंगे ईवीएम और वीवीपैट का, जी दोनों चीजों का को जोड़ के देखा जाए, जो कि मेरे ख्याल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में सजेस्ट किया था। तो ये तरीका या और तरीके लोगों के जो सजेशंस आ सकते हैं, पर इस पे नेशनल डिबेट होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इनिशिएटिव लेना चाहिए, ताकि जो शक है लोगों के मन में वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो। क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी शुरू से ये चीज तो मान के चलते रहे, फॉल्ट्स रहे, शॉर्टकमिंग्स रही हैं, फॉल्ट लाइंस रही हैं, लेकिन उस पे लोगों का शक नहीं रहा है। कोई चुन के आता है तो हर ऑल साइड्स उसको मान लेते हैं। जो बात कही वीवीपैट की गिनती हो पाए, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो पूर्व चुनाव आयुक्त है कुरैशी साहब, उन्होंने भी एक न्यूज़ तक में इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि भाई अभी जैसे 5% ही वीवीपैट, मतलब जब आप वोट डालते एक पर्ची निकलती है उसकी गिनती आप करते, एक सैंपल की गिनती करते, तो उन्होंने कहा था कि आप पूरे 100% वीवीपैट की गिनती कर लीजिए, भले ही उसमें 3-4 दिन लग जाएंगे रिजल्ट में आने में, लेकिन उससे एक भरोसा बढ़ेगा। जो नीरजा जी बात कह रही है कि एक लोगों का भरोसा होना चाहिए सिस्टम में। लेकिन आखिर में नीरजा जी एक आखिरी सवाल और बहुत संक्षेप में मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, इसमें अब राहुल गांधी वापस पिछड़ गए हैं, अब प्रियंका गांधी की संसद में एंट्री होती है, तो क्या ये वापस मुकाबला कर पाएंगे या नरेंद्र मोदी फिर से बहुत आगे निकल गए हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी को इन 2 चुनावों से बहुत मजबूती मिली है, इज बैक टू नॉर्मल, जैसे फर्स्ट और सेकंड टर्म में था। थर्ड टर्म में कदम फूक फूक के रखने की जरूरत महसूस हो रही थी और शुरू में उनकी बॉडी लैंग्वेज ये रिफ्लेक्ट कर रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। मजबूती से गवर्नेंस में और जो निर्णय लेना चाहते हैं वो सब दिख रहा है उनके एक्शन द्वारा। तो प्रियंका गांधी की एंट्री पार्लियामेंट में मुझे लगता है राहुल को मजबूती देगी, क्योंकि दोनों बहन भाई का एक अंडरस्टैंडिंग है, और ये भी लग रहा है कि प्रियंका ने निर्णय कर लिया है कि वो राहुल की लीडरशिप के अंडर काम करेंगी। सो जो कंपैरिजन की बात थी, 2 पोल्स तो रहेंगे क्योंकि इनकी कोटरीज अलग अलग रहेंगी, वो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं कंपैरिजन की, लेकिन वो मजबूती तो देंगी। एक आक्रामक रवैया पार्लियामेंट में दोनों द्वारा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ताकि सरकार को आड़े हाथ लिया जाए। उससे शायद एक स्फूर्ति आ सकती है एंटायर ऑपोजिशन में। अब देखने लायक चीज होगी ये कैसे पैन आउट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरजा जी इस बातचीत के लिए और हमारे लिए बातचीत के लिए समय निकालने के लिए। साप्ताहिक सभा में हमने बात की नीरजा चौधरी जी से, जो कि महाराष्ट्र में भी होकर आई थी। उन्होंने हमें समझाया कि ये महाराष्ट्र का जो नतीजा भले ही चौंकाने वाला लग रहा है, लेकिन ये क्यों आया है। लाड़की बहन स्कीम जो है उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इसके बाद अब आगे देश की और महाराष्ट्र की राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी। खास करके एक जो रोचक बात उन्होंने कही कि शरद पवार ने जो नीरजा जी को इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस में रीजनल पार्टी को मर्जर करना पड़ेगा, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि शरद पवार अपनी एनसीपी का क्या करेंगे, वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या अपना अस्तित्व अलग से बना कर रखेंगे। साप्ताहिक सभा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।